अंदर प्रवेश करता है, शारीरिक रूप से फिजिकली प्रवेश करता है कार्य करने के लिए, उसी को हम लोग इंटेंट कहेंगे। राइट? क्या कहता है? जो व्यक्ति अंदर किसी कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश करता है काम करने के लिए, उसी को हम लोग इंटेंट कहते हैं। मतलब जो अंदर प्रवेश किया उसको हम लोग इंटेंट कहेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? राइट? दूसरा देखेंगे हम लोग, तो इंटेंट स्पष्ट हो गया। दूसरा हो गया अटेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये समझिएगा क्या होता है, पहले समझा देते हैं आपको। क्या होता है जब भी कोई व्यक्ति कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने जाता है, कोई भी व्यक्ति, तो रिक्वायरमेंट ये है कि एक व्यक्ति को जो भी कन्फाइंड स्पेस का मेन होल है जहां से लोग प्रवेश कर रहा है, वहां पे एक व्यक्ति को बैठना होगा। वो उसके पास एक रजिस्टर होगा, रजिस्टर में वो लिखेगा कि 6:08 पे एक्स व्यक्ति अंदर गए, 6:17 पे वाई व्यक्ति अंदर गए, 6:25 पे जेड व्यक्ति अंदर गए। उसके पास रजिस्टर में एंट्री रहेगा, पहला काम उसका है। प्लस अनऑथराइज्ड व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देगा, जिसको भी जाने देगा उसका गेट एंट्री करेगा कि हाँ ये व्यक्ति गया है। और अंदर जो व्यक्ति गया है वो अटेंडेंट के सहारे ही रहता है कि हमको किसी भी परिस्थिति में कुछ भी दिक्कत हुई तो हमको अटेंडेंट सहायता करेगा, या कुछ असुरक्षित परिस्थिति के लिए हमको इंटीमेट करेगा और हम बात। तो इसका रोल बहुत क्रिटिकल होता है। तो इसका रोल जस्ट लाइक सिक्योरिटी गार्ड होता है, लेकिन और भी जिम्मेदारी है इसकी। तो पढ़ते हैं क्या कहता है। द एम्प्लॉय हु remains outside the confined space and monitor the intent, जो व्यक्ति confined space के बाहर रहता है और किसको मॉनिटर करता है? इंटेंट को, जो अंदर गया है उसको देखता है, गार्ड द स्पेस। कोई भी उसको जो आने जाने का रास्ता है उसको बैरिकेड करके रखेगा, इसको जाने नहीं देगा। अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एंट्री, मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति जिसका काम नहीं है, जिसका जरूरत नहीं है, वह व्यक्ति अंदर न जाए, उसका ख्याल वो रखता है। वार्न द इंटेंट ऑफ एनी अनयूजुअल कंडीशन, कुछ भी उसको लगता है कि गड़बड़ है। जैसे मान लीजिए अटेंडेंट को जिम्मेदारी ऐसा भी दी जाती है कि तुम ऑक्सीजन लेवल थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना, टॉक्सिक गैस का लेवल चेक करते रहना। तो वो देख रहा है और उसको लगा कि ऑक्सीजन कम हो रहा है तो इमीडिएट इंटीमेट करेगा और अंदर कार्य कर रहे व्यक्ति को बाहर बुला लेगा। और या मान लीजिए अंदर का व्यक्ति कोई बेहोश हो गया या कोई बीमार हो गया या कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वैसे केस में रेस्क्यू पर्सन को बुलाएगा और रेस्क्यू पर्सनल जो है आकर के उसका रेस्क्यू करेगा। तो ये होता है अटेंडेंट की जिम्मेदारी, सॉरी परिभाषा। अटेंडेंट क्या हुआ? कोई पूछता है आपका अटेंडेंट क्या है, तो आप ऐसा जवाब देंगे कि वह व्यक्ति जो कन्फाइंड स्पेस के बाहर या एंट्री पॉइंट पे बैठ करके अंदर जाने वाले का लेखा जोखा रखता है, प्लस अनऑथराइज्ड एंट्री को रोकता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करे, प्लस किसी भी असुरक्षित या अनसेफ कंडीशन उत्पन्न होने पे नीचे इंटेंट को इमीडिएट सूचित करता है कि स्थिति अंदर ठीक नहीं है, बाहर आ जाइए, या जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू करता है, अंदर फंसे हुए व्यक्ति को निकलवाने के लिए इमरजेंसी टीम को सूचित करके रेस्क्यू करवाता है। तो ये जिम्मेदारी हो गई अटेंडेंट की परिभाषा के साथ। अब देखेंगे एंट्री सुपरवाइजर। एंट्री सुपरवाइजर क्या होता है? अभी तक हमने क्या देखा? इंटेंट यानी जो अंदर जाके काम कर रहा है, अटेंडेंट जो एंट्री पॉइंट पे बैठा हुआ है और लेखा जोखा रखा हुआ है और अंदर की परिस्थिति को मॉनिटर कर रहा है। यहाँ पे एक आया एंट्री सुपरवाइजर। अब ये दोनों के ऊपर का पोजीशन है। The employee responsible for coordinating the entry into the confined space, this must be a team leader or foreman। कहता है कि यह व्यक्ति इस कार्य को जो करा रहा है ना, कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी चल रहा है,
इसको कंप्लीट कोऑर्डिनेट करने के लिए यह जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी है। ये क्या करता है, कौन अंदर प्रवेश करेगा उसको समझाएगा, कौन गेट पे रहेगा अटेंडेंस उसको समझाएगा, दोनों को समझाएगा, प्लस इस कार्य में कौन कौन से वस्तु की आवश्यकता है, क्या क्या रिसोर्स चाहिए, ये सभी की व्यवस्था करना एंट्री सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है और कंप्लीट काम को कोऑर्डिनेट करना एंट्री सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है। मतलब जो कन्फाइंड स्पेस कार्य चल रहा है इसी के देखरेख में होगा। इसे भी पता रहता है कि अंदर 4 व्यक्ति गया है, एक व्यक्ति गेट पे है, एम्बुलेंस हमारे पास है कि नहीं है, हमारे पास रेस्क्यू करने की व्यवस्था है कि नहीं है, सभी जानकारी इसको रखना पड़ता है और जरूरत पड़ने पे उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कंप्लीट कार्य को होना, अब जैसे एग्जांपल बोला जाए कि इमरजेंसी के दौरान ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, इसको जवाब देना पड़ेगा क्यों नहीं है, तुम क्या देख रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, इससे पूछा जाएगा। यानी इसकी कंप्लीट जिम्मेदारी है कार्य के दौरान जो भी हो रहा है इसको पूरी तरह से मॉनिटर करना, ये जिम्मेदारी किसकी है, एंट्री सुपरवाइजर की। ठीक है, अब हो गया चौथा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये हो गया इससे ऊपर का आदमी। ये हो सकता है सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर या प्लांट मैनेजर भी हो सकता है। कहता है द पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क बीइंग परफॉर्म्ड in the confined space. This can be the team leader, foreman, journeyman or other person qualified by training and experience. यह कौन है, यह कोई सीनियर व्यक्ति है। और ये क्या एक वर्ड है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी जब कोई हादसा होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, किसी से पूछिएगा तो बोलेगा हम तो पानी पीने गए थे उसी समय हो गया, कोई बोलेगा हम तो चाय पीने गए थे उसी समय हो गया, कोई बोलेगा हम बाथरूम गए थे उसी समय हादसा हो गया। लेकिन यह व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता है, इसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे कोई चाय पीने जाए, चाहे कोई पानी पीने जाए, कोई खैनी खाने जाए, कहीं भी जाए, इसको आंसर देना पड़ेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? तो यह जो व्यक्ति है द पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, ये सीधा ही जिम्मेदार है उस कार्य करने के, राइट। इस कार्य में कहीं से भी कुछ ऊंच नीच होता है, ही विल आंसर। ये आपको 4 परिभाषा हो गया। सबसे पहला रिपीट कर देते हैं, इंटेंट यानी जो व्यक्ति अंदर प्रवेश करके कार्य करता है। उसके बाद था अटेंडेंट, जो व्यक्ति कन्फाइंड स्पेस एंट्री पॉइंट पर बैठ करके मॉनिटर करता है, कौन अंदर गया कौन आया उसका लेखा जोखा रखेगा। तीसरा सुपरवाइजर हो गया, तो सुपरवाइजर का काम क्या है, काम को कोऑर्डिनेट करना, कौन अंदर गया कौन बाहर गया, अटेंडेंट है कि नहीं, ये देख रेख। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये जो व्यक्ति है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है, उस कार्य में कुछ भी ऊंच नीच होता है तो उसका जवाब दे देंगे। इसके सुपरविजन में काम कर रहा है तो इसके नीचे तीनों काम कर रहे हैं, अटेंडेंट भी कर रहा है, इंटेंट भी कर रहा है और एंट्री सुपरवाइजर भी कर रहा है, तीनों कर रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, एक कंप्लीट कार्य का आंसर देने वाला है, क्यों नहीं हुआ, क्यों गड़बड़ हुआ, क्यों सही हुआ, जो भी हुआ यह व्यक्ति उस पर जवाब सवाल करेगा। तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आगे देखेंगे। अब देखिए हमने आपको बताया था कि 2 ऑप्शन फॉर एंटरिंग कन्फाइंड स्पेस, हमने बताया था 2 ऑप्शन है आपके पास। तो हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि यदि कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड कोई भी हैजार्ड उसमें डिटेक्ट हो रहा है तो वैसे केस में कन्फाइंड स्पेस परमिट आपको लेना पड़ेगा। और कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड कोई हैजार्ड डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस एंट्री, यानी बिना कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट का काम करेंगे, लेकिन जनरल वर्क परमिट आपको लेना पड़ेगा। क्या अंतर होता है दोनों परमिट में, कि कन्फाइंड स्पेस परमिट जब आप लेंगे तो मल्टी गैस डिटेक्टर से टॉक्सिक गैस वगैरह सब देखना पड़ता है, इमरजेंसी टीम वगैरह सब इकट्ठा रखना पड़ता है। और नॉर्मल परमिट में ऑक्सीजन लेवल चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब नॉन परमिट नॉन कन्फाइंड स्पेस कहोगे तो उसका आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों ये कन्फाइंड स्पेस नहीं है, राइट। तो 2 ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन के साथ पढ़ेंगे कि परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर्स, इसमें भी 6 स्टेप है, लोटो में भी 6 स्टेप था, यहाँ भी 6 स्टेप है, राइट। तो एक एक स्टेप को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए
सबसे पहले है आइसोलेट द स्पेस, यानी किसी भी कन्फाइंड स्पेस में आपको कार्य करना है तो सबसे पहले उस इक्विपमेंट को आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेशन आप लोटो में पढ़ चुके हो, यानी सर्विस से बाहर लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि उसमें माल फंक्शनिंग हो रहा है और आप भी उसमें काम कर रहे हैं, नहीं, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी आपको सर्विस से बाहर लाना पड़ेगा। दूसरा, वेंटिलेट द स्पेस, उस कन्फाइंड स्पेस को आप खाली कीजिए और जितना हो सके वेंटिलेशन की व्यवस्था कीजिए। पहले वेंटिलेशन नेचुरल वेंटिलेशन, यानी पहले कोशिश करना है हम लोग को कि खिड़की दरवाजा विंडो जो भी उसमें है वो खोलने से ही यदि मेरा काम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन। और कई बार क्या होता है ये काम नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, वैसे केस में जब काम नहीं हो पाता है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन देना पड़ता है, मतलब एग्जॉस्ट फैन, ब्लोअर, एयर हॉर्न, ये सब लगा करके हम लोग को देना पड़ता है वेंटिलेशन। हम आपको आगे फोटो में दिखाएंगे कि किस टाइप से हम लोग को वेंटिलेशन के लिए व्यवस्था करना पड़ता है। उसके बाद से कंडक्ट टेलबोर्ड, ये कंडक्ट टेलबोर्ड एक नया वर्ड है लेकिन आप जानते हो जो टूल बॉक्स होता है ना उसी को टेलबोर्ड कहा जाता है। कंडक्ट टेलबोर्ड मतलब जो भी लोग कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने वाले हैं उनको कन्फाइंड स्पेस के बारे में ट्रेनिंग दीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, कार्य करने के पहले बेसिक जानकारी दीजिए कि अंदर जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आउटसाइड में है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक बेसिक जानकारी देने के बाद ही वो काम में लगाइए। ये होता है कंडक्ट टेलबोर्ड। भले उनको नॉलेज है, भले उनको सब कुछ पता है, लेकिन आप एक बार रिफ्रेशर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का एक रिफ्रेशर मीटिंग करिए और उसमें सभी चीजों को याद दिलाइए, ये यहाँ पे खतरा है XYZ और आपको इनके प्रति सावधानी रखनी पड़ेगी कि हादसा नहीं। चौथा स्टेप, कंप्लीट द वर्क परमिट, यानी आप परमिट लीजिए और उसको फिल कीजिए, मतलब पढ़िए। और परमिट फिल करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग बहुत होशियार होते हैं, क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कन्फाइंड स्पेस है, ऑक्सीजन लेवल उसमें लिखना है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, यस नो कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे ये तो नहीं लिखा है, वो भूल गया। नहीं, परमिट को भरना है, कंप्लीट भरना है और करेक्ट भरना है। मतलब जो जानकारी परमिट को होगी वो सही होनी चाहिए। कि आपने यदि लिखा है कि ऑक्सीजन परसेंटेज 19% है तो 19 आपको टेस्ट करके एविडेंस के बेस पे ही लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। टेस्ट द एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण का जांच करिए और जो रीडिंग आता है वही लिखिए, क्योंकि मान लीजिए आप सही रीडिंग नहीं लिखेंगे, गड़बड़ रीडिंग लिखेंगे, फेक रीडिंग लिखेंगे तो व्यक्ति जब अंदर जाएगा तो उसको तो दिक्कत हो जाएगा, वो उसको परेशानी हो जाएगा और वो जो परमिट साइन करता है ना उसी के भरोसे वह व्यक्ति अंदर जाता है कि चलो हमको परमिट दिया है, सभी के लेवल चेक है, ऑक्सीजन हो चाहे टॉक्सिक गैस हो या फ्लेमेबल गैस हो या इलेक्ट्रिकल एजेंट हो या मैकेनिकल एजेंट हो, सभी हजार जीरो कर दिए गए हैं, सब कुछ ठीक है, अब हम अंदर जाके कार्य कर सकते हैं। और जब वो अंदर गया तो पता चला कि यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी है और इसके चलते हमारा दम घुट रहा है और मैं अब चक्कर आएगा, गिर सकता हूँ, तो ऐसा मत करिए। एटमॉस्फेयर चेक करके सही जानकारी ही भरिए और जब ये 5 काम हो जाएगा तो छठा काम क्या है, इंटर द स्पेस, तब आपको अंदर प्रवेश करना है। ये प्रोसीजर आपको कन्फाइंड स्पेस एंट्री में फॉलो करने की आवश्यकता है, राइट। अब हम चलेंगे आगे, जो है इसी 6 को विस्तार से पढ़ेंगे क्या क्या 6 में होता है फोटोग्राफ के साथ। तो सबसे पहला देखिए आइसोलेट द स्पेस। तो आइसोलेट द स्पेस में क्या होगा, बहुत कुछ होता है। सबसे पहले जितना भी उसमें भाल्व है उसको बंद कीजिए, पहला। जैसे मान लीजिए पानी का लाइन है उसको बंद कर दीजिए या ऑयल का लाइन है, कोई भी लाइन है उसको पहले आप बंद कर दीजिए, पहला काम बंद कर दिए। उसके बाद दूसरा, खाली कीजिए टैंक को। खाली करने का जो भी परिस्थिति हो, वाल्व खोल के करना है, एयरलाइन खोल के करना है, जो भी करना है कीजिए। तीसरा है लोटो लगाइए, एकदम 6 स्टेप लागू हो जाएगा उधर वाला, मतलब
इलेक्ट्रिकल सोर्स है, कोई रोटेटिंग पार्ट्स है या कोई हैजार्डस मटेरियल है, उन सभी को ब्लॉक कीजिए कि कहीं से कोई मूवमेंट ना हो जाए एनर्जी सोर्स के कारण। और उसके बाद क्लीन करना जरूरी है। क्लीन करना इसलिए जरूरी है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए पेट्रोल का टैंक है, उसमें से पहले से थोड़ा बहुत पेट्रोल रह गया या डीजल रह गया तो फायर पकड़ लेगा ना, इसलिए उसको क्लीन करना जरूरी है। तो आइसोलेट द स्पेस में देखिए, भाग को क्लोज करना, टैंक को खाली करना, लोटो लगाना और टंकी या जो भी आपका कन्फाइंड स्पेस में उसको क्लीनिंग कर दीजिए ताकि कहीं से कोई उसमें हचाड़ ना रह जाए। दूसरा है वेंटिलेट द स्पेस, वहां पे हम लोग बात किए थे। वेंटिलेट द स्पेस में दो बात है, देखिएगा क्या है। कहता है कि यूज मैकेनिकल वेंटिलेशन। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल वेंटिलेशन की बात करेंगे कि यदि खिड़की दरवाजा या जो भी मेन होल खोलने से हवा का आदान प्रदान हो जाता है तब तो ठीक है, कई बार नहीं भी होगा। यदि नहीं होता है तो फैन लगाना पड़ता है, एयर हर्न लगाना पड़ता है, बाहर से हमको हवा देना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ, क्या, मेक श्योर एयर सप्लाई लाइन इज नॉट कंटामिनेटेड, यानी जो हवा आप बाहर से देंगे, राइट, वो कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए उसमें। ये कंटामिनेशन का मतलब क्या है? कंटामिनेशन का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए बाहर से कोई हवा गया और उसमें कोई टॉक्सिक गैस मिला हो, फ्लेमेबल गैस मिला हुआ है, तो वो अंदर एयर जा करके एक नया मुसीबत पैदा कर दिया। क्या कहता है कि वेंटिलेशन एयर सप्लाई मस्ट बी फ्रॉम फ्रेश एयर। फ्रेश एयर यानी साफ सुथरा हवा देना है, एयर अनकंटामिनेटेड विथ फ्लेमेबल्स टॉक्सिक एक्सेट्रा, यानी जो हवा अंदर जा रहा है उसमें किसी भी तरह का फ्लेमेबल या टॉक्सिन या ऐसा कोई गैस मिक्स नहीं होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि आपको चाहिए फ्रेश एयर और मिल जाएगा, कंटामिनेटेड एयर तो मुश्किल हो जाएगा। तो कंटामिनेटेड का मतलब है मिलावट, मिला हुआ, किसके साथ मिला हुआ, फ्लेमेबल या टॉक्सिस के साथ मिला। ऐसा एयर अंदर न दे, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैसे एयर देते हैं, आपके सामने फोटोग्राफ है, देखिए ये ब्लोअर है, यहाँ से मशीन स्टार्ट करेंगे तो ये कपड़ा का पाइप होता है, आराम से फैल जाता है, बहुत आराम से फिर पास पे चिपक भी जाएगा। एयर देंगे, एयर जाके अंदर जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि यदि किसी कारणवश आप इसमें टॉक्सिक एयर डाल दिए और टॉक्सिक गैस इधर चला गया गलती से, या ये जहाँ पे मशीन लगा हुआ है यहाँ आसपास में टॉक्सिक गैस है और इसके साथ में टॉक्सिक गैस अंदर चला गया, तो अंदर जो व्यक्ति है वो फ्रेश एयर की तलाश में है कि फ्रेश एयर मिलेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसको मिल गया कंटामिनेटेड एयर, तो क्या होगा उसके साथ? यस, चांसेस है कि उसको सीरियस इंजरी या जान चला जाए, ऐसा हो सकता है। क्या आपने अंदर भेजा है, तो अंदर हवा देने के पहले सुनिश्चित करना है कि फ्रेश एयर ही अंदर जा रहा है, कोई भी मिलावट वाला या कंटामिनेटेड एयर अंदर नहीं जा रहा। अब देखिए कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। जब आप अंदर जाते हैं ना, अच्छा एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई आपने परमिट लिया, तो परमिट लिया और परमिट लेके आप अंदर गए, तो अंदर गए काम करने, सब कुछ ठीक था, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार ठीक था तो हमेशा ठीक रहेगा, ये नहीं हो सकता। हो सकता है बीच में वहां की परिस्थिति बदल जाए, राइट। कई बार क्या होता है कि आप अंदर कार्य कर रहे हैं, अंदर से जो है हाइड्रोजन सल्फाइड या हाईली फ्लेमेबल गैस रिलीज हो गया, तो वैसे केस में आपको क्या करना है, इमीडिएट बाहर आना है और अटेंडेंट आपको सूचित करेगा कि आप बाहर आ जाइए, अंदर का परिस्थिति ठीक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी कन्फाइंड स्पेस में हम प्रवेश किए और वहां की स्थिति नॉर्मल थी, अच्छा था, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा दिक्कत नहीं रहेगा, कभी भी उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, कभी भी उसमें कोई गैस का लेवल बढ़ सकता है या घट सकता है, हो सकता है। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना है। जैसे ही आपको लगे कि एबनॉर्मल लग रहा है कि हम यहाँ पे अंदर काम नहीं कर पाएंगे, आप स्वतः बाहर आ जाइए, या यदि आपको सुपरवाइजर कहता है या एंट्री सुपरवाइजर कहता है या अटेंडेंट कहता है आप बाहर आइए, तो आप इमीडिएट बाहर आइए, राइट।
तो ये हो गया। कई बार अंदर से मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड ये मिल जाता है। उसके बाद और भी, जैसे मान लो आप अंदर काम कर रहे हो तो कोई टॉक्सिस या फ्लेमेबल मटेरियल्स या कई बार वाटर आ जाता है, ये हो सकता है अंदर। कई बार हो जाता है कि आप काम कर रहे हो और काम करते करते कोई भी, मैंने तो उधर हाइड्रोजन सल्फाइड और बात किया था किसका, फ्लेमेबल का, लेकिन कोई टॉक्सिस और भी गैसेस हो सकते हैं। आप इसके प्रति अलर्ट रहें और जब भी आपको लगे कुछ एबनॉर्मल है तो इमीडिएट आप बाहर रहें। और क्या होता है, कई बार हम अंदर प्रवेश करते हैं कन्फाइंड स्पेस में तो सडन पानी आ जाता है। काम कर रहे हैं अंदर और पानी आ गया, तो ऐसे केस में भी आपको क्या करना है, इमीडिएट बाहर आना है। इमीडिएट बाहर नहीं आएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। आपको तुरंत बाहर आना है और तब तक अंदर प्रवेश नहीं करना है जब तक कि परिस्थिति अंदर की नॉर्मल नहीं हो जाए। तो आपको इमीडिएट बाहर आने की आवश्यकता है, राइट। तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर कभी भी परिस्थिति मिनटों में बदल जाती है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब कंडक्ट ए टेलबोर्ड, टेलबोर्ड में क्या करना है, तो इंटायर क्रू मस्ट अटेंड। क्रू मेंबर मतलब जो जो लोग इस कार्य में इन्वॉल्व हैं, अटेंडेंट हो गया, इंटेंडेंट हो गया या एंट्री सुपरवाइजर हो गया, ये तीनों मिलेंगे और सब मिलके आपस में मीटिंग करेंगे और उसमें सुपरवाइजर समझाएगा या और भी कोई जानकारी रखता है तो कोई व्यक्ति अपना इनपुट दे सकता है। इस पॉइंट को भी हमको ध्यान रखना है। पहले मीटिंग करना है, रिव्यू द चार्ट ऑफ एंट्री एंड वर्क, चर्चा करनी है कि अंदर कौन कौन से खतरा है और काम करने के दौरान कौन कौन से खतरा है। रोहन आओ उत्सव कुमार ये लिखना है। उसके बाद रिव्यू पीपीज, सुरक्षा उपकरण कौन कौन से पहनने हैं, अपने पास उपस्थित है कि नहीं है, नहीं है तो कहां से आएगा, ये करना है। रिव्यू प्रोसीजर फॉर कॉन्टेक्टिंग रेस्क्यू, राइट। यहां पे कहता है वेरीफाई रेस्क्यू अवेलेबल। आपको अंदर फंस गए तो निकालने का जो उपकरण है वो आपको देखना है कि नहीं है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंदर यदि कोई इक्विपमेंट है, सॉरी माफ करिएगा, कोई भी आपके पास रेस्क्यू इक्विपमेंट है, कोई कहता है कि हाँ है, आपको उसके बातों पे भरोसा क्या करना है, नहीं करना है। क्या करना है, बोलना है वेरीफाई रेस्क्यू अवेलेबल। आप दिखाइए कहाँ पे है और यहाँ पे लाके रखिए, राइट। नहीं तो कई बार क्या होता है, किसी सुपरवाइजर ने बोला हाँ सब कुछ है तुम काम करो, आज जब फंस गया मामला, जल्दी से लाइए रेस्क्यू इक्विपमेंट, तो बोलता है स्टोर का चाबी तो मेरे पास नहीं है, वो तो सुपरवाइजर लेके चला गया है, अब क्या करेंगे लोग। तो ऐसी परिस्थिति आने ना पाए तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप वेरीफाई कीजिए कि माल है कि नहीं है। यदि मटेरियल है तो आप अंदर प्रवेश करेंगे, नहीं तो नहीं। कंप्लीट परमिट, और ये सब होने के बाद हम लोग परमिट की तरफ मूव करेंगे। तो ये टेलबोर्ड में इन सब बातों का ध्यान रखना है। फिर से मैं बता दूं, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, लाइक अटेंडेंट्स, इंटेंट्स, एंट्री सुपरवाइजर्स, सब आपस में बात करेंगे, सुरक्षा के बारे में जानकारी ली जाएगी। रिव्यू हैजार्ड्स ऑफ एंट्री एंड वर्क, अंदर में कौन कौन से खतरा है और काम के दौरान क्या क्या खतरा होगा या कार्य क्या होने वाला है, उन सभी के बारे में चर्चा होगी। पीपीज, सुरक्षा उपकरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, वो देखना पड़ेगा। रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है कि नहीं है और उसको आंखों से देखना है कि कहाँ है, दिखाओ, यहाँ ला के रखो, तब परमिट साइन करके हम लोग काम में आगे बढ़ेंगे। किसी कोई सवाल इसमें? नो सर। आगे अब देखिए, कंप्लीट एंट्री परमिट फॉर्म। परमिट को आपको कंप्लीट करना है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड पढ़ लीजिए। परमिट मस्ट बी करेक्टली एंड कंप्लीटली फिल्ड आउट पीरियड टू एंट्री। साफ सुथरा बात है कि परमिट करेक्ट मतलब सही और कंप्लीट मतलब पूरा भरना है। दोनों वर्ड को मैं पहले भी बोला। क्यों ऐसा वर्ड आता है, कई लोग क्या करते हैं, काम करवाना उनको जल्दी रहता है, ऑक्सीजन लेवल कम है, लिख दिया ओके है, राइट। ऑक्सीजन लेवल कम है, लिख दिया ओके है।
कितना खतरनाक हो सकता है अंदाजा लगा लीजिए। ऐसा काम तो नहीं कर सकते हम लोग। दूसरा, कंप्लीट बोला छोड़ देते हैं, कम आ रहा है इसको छोड़ ही देते हैं, लिखेंगे नहीं, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि परमिट में जानकारी अधूरी है, आधा अधूरा जानकारी भरा हुआ है, नहीं करना है काम। तो परमिट पे आपको जरूर देखिएगा, जब भी कन्फाइंड स्पेस में आप जाइएगा तो जानकारी सही है कि नहीं, आपको डाउट लग रहा है, आप बोलिएगा मुझे दिखाओ ऑक्सीजन लेवल अभी, मुझे दिखाओ टॉक्सिक गैस का लेवल कितना दिखा रहा है। आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद आप कार्य के लिए किसी को अलाउ करें, ये आपका अधिकार है। परमिट मस्ट बी एक्टिवेटेड बाय एंट्री सुपरवाइजर सिग्नेचर टू बी वैलिड। जब तक एंट्री सुपरवाइजर उस परमिट पे साइन नहीं करता है तब तक वो परमिट वैलिड नहीं। सिर्फ पे भरा हुआ परमिट, फिर कंप्लीट किया हुआ परमिट वैलिड नहीं है, उस पे सुपरवाइजर को साइन करना पड़ेगा तब होगा। और परमिट में लिखा रहता है कि हमने उपरोक्त सभी जानकारी चेक की है, देखी है, समझी है, सब कुछ ठीक है, तब साइन किया है। नो एंट्री इज अलाउड विदाउट ए वैलिड परमिट। किसी भी हाल में कन्फाइंड स्पेस में किसी को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वैलिड परमिट नहीं रहेगा। परमिट्स आर वैलिड फॉर अप टू 8 आवर्स। परमिट जो है, कोई भी परमिट हो, नॉट कन्फाइंड स्पेस, कोई भी परमिट 8 घंटे से ज्यादा के लिए नहीं दिया जा सकता है। 8 घंटे का ही परमिट रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको एक्सटेंशन होगा या 4 घंटे के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम परमिट जो है 8 घंटे के लिए ही दिया जाता है। समझिएगा, 8 घंटे के लिए कोई बोलता है कि हमारा 12 घंटे काम है सर, एक ही बार 12 घंटे दे दो ना, बोले नहीं। 8 घंटे के लिए क्यों दिया जाता है? क्योंकि प्रोसीजर के हिसाब से 8 घंटे में शिफ्ट चेंज ओवर होता है, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति काम कंप्लीट करके चला जाए, नया व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं है, तो इसके लिए मैक्सिमम 8 घंटा रहता है कि नया व्यक्ति भी आएगा तो उसको पता रहेगा, उसको जानकारी रहेगी क्या है नहीं है। तो 8 घंटे से ज्यादा की परमिट नहीं दी जाती, और जरूरत पड़ी तो फिर से उसी परमिट को रिन्यूअल कर लिया जाता है। कहता है when work is completed, permit and tailboard form should be returned। मतलब कार्य समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पे सेफ्टी लिखा हुआ है, सेफ्टी नहीं भी हो सकता है। आपके प्लांट में जिस लगाया हुआ तो बोलो जाओ, लग गई बहुत अच्छा से, बात करके सबमिट कर दीजिए, लेकिन काम कंप्लीट होने के बाद लग गई अच्छा से कहा जाओ, टेलवुड का पेपर आप कंसर्न डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दीजिए। कंसर्न डिपार्टमेंट मतलब रिलेटेड डिपार्टमेंट, तो रियो नहीं के तो कमाए दबा चाहे हमने के तुझे आज आता है। कंसर्न डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कि परमिट कमाए के तो नहीं चला डील ना टके के बैठे रहता रहा। और मान लीजिए मटेरियल हैंड ओवर करने वाला डिपार्टमेंट हो गया स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर आपका कंसर्न डिपार्टमेंट हो गया, राइट। कंसर्न डिपार्टमेंट मतलब इससे संबंधित विभाग, राइट। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए, न्यूरो के डॉक्टर से दिखाए, तो न्यूरो मतलब जो ब्रेन से संबंधित डॉक्टर है वो कंसर्न डॉक्टर हो गया, इससे संबंधित। तो कंसर्न का मतलब सिंपल सा समझ सकते हैं आप, संबंधित विभाग को आप। फिर आप देखेंगे कैंसिल्ड परमिट मस्ट बी केप्ट ऑन फाइल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। जो परमिट कंप्लीट हो गया, काम समाप्त हो गया, परमिट कैंसिल करके रखा गया है, कम से कम 1 साल तक के लिए रखना चाहिए। 1 साल हो गया तो उस परमिट को आप डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, मतलब डैमेज कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो गया आपका परमिट फिल करने का तरीका। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि सही और पूर्ण जानकारी देनी है परमिट में। दूसरा, परमिट जब तक सुपरवाइजर साइन नहीं करेगा तब तक वो वैलिड नहीं है, और बिना परमिट का किसी को कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश नहीं करना है। परमिट 8 घंटे से ज्यादा के लिए वैलिड नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 8 घंटे के लिए होगा, और काम समाप्त होने के बाद परमिट और टूलबॉक्स का पेपर सेफ्टी डिपार्टमेंट को या कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी है जो परमिट देता है उसको आप ले जाकर दे दीजिए। और कैंसिल परमिट मस्ट बी केप्ट ऑन फाइल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, और जो कैंसिल किया हुआ परमिट है कम से कम 1 साल के लिए आपके फाइल में रखना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट हो गया, क्लियर है भैया?
अब अगला है टेस्ट एटमॉस्फेयर। अब ये तीनों प्रश्न आपको पढ़ाया जा चुका है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन लेवल को चेक कीजिए। ऑक्सीजन लेवल कितना है? तो ऑक्सीजन लेवल आपको दिख रहा है 19.5 टू 22.5। तो आप नहीं करना दे। ऑक्सीजन लेवल आपको याद रखना है 19.5 से 23.5 होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। दूसरा, चेक फॉर कॉम्बिस्टेबल्स, यानी कॉम्बिस्टेबल जो एलईएल है कितना होना चाहिए? कल आपको फुल फॉर्म दिया था लिखने के लिए, आप लिख के आए होंगे। लोअर एक्सपोजर लिमिट जो है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 10%, नहीं तो धमाका हो जाएगा, फायर हो जाएगा। मस्ट कॉमनली कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होना चाहिए? 35 ppm से कम, उससे ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए आपको बताया था कितना? 10 ppm, राइट। और एनी अदर हैजार्डियस मटेरियल एज डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ द स्पेस। और इसके अलावा भी आपको देखना है कि अंदर में कोई हैजार्डियस प्रोडक्ट या मटेरियल तो नहीं है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। वैसे परिस्थिति में उसको भी आपको क्लीनिंग और जो है क्या बोलते हैं रिमूवल करने के बाद ही अंदर प्रवेश करना है। तो ये तो हमने बता दिया कि ऑक्सीजन लेवल, एलईएल, टॉक्सिक गैस, ये सब देखना है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, तो आपको देखना है कि ऐसा कुछ रोबोट चले तो करे बाप सेकंड जाके हिम्मत बढ़ जाएगी तो करे चल जाए। अंदर का एटमॉस्फेयर सेफ और सुरक्षित नहीं होगा जाने के लिए हम किसी को अनुमति नहीं दे सकते, राइट। अच्छा पढ़ने में तो गिलबो ना कोई। नॉइस कन्फाइंड स्पेस में बहुत ज्यादा साउंड, अरे बड़ी अच्छी बात है, ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि बहुत गलगुजट बात नहीं लॉस हो जाए, यानी सुनने संबंधित समस्या हो जाए, तो ये आपको देखना है। उसके बाद सरफेस, अंदर जब आप जाते हो ना तो क्या होता है? सरफेस गीला हो सकता है, तो उसमें क्या होगा? स्लिप एंड फॉल, मतलब फिसल जाओगे और अंदर गिर जाओगे। अक्सर मान लो कोई पानी का टैंक है, तो पानी का टैंक में बहुत दिन से पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा? एलगी लग जाता है। एलगी समझते हो ना, जो हम लोग गांव में बोलते हैं काई लग जाना, स्लिपरी फ्लोर लग जाता है। एलगी लग जाता है और उस पे पैर पड़ेंगे, फिसल जाएगा। तो इसलिए अंदर में थोड़ा सावधानी बरतनी है। और इंक्रीज चांस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अब मान लो मॉइस्चर वाला एरिया है, पानी है या भीगा है, तो बिजली का तार अगर गया है तो वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। और फॉलिंग ऑब्जेक्ट, आप अंदर प्रवेश किए, अब हमने ऊपर से कुछ वस्तु गिरा दिया, आपके सिर में जाके चोट लग जाएगा, गंभीर चोट आ सकती है, तो ये भी खतरा होता है। अदर हैजार्ड्स मतलब गैस के अलावा राइस, वेट सरफेस और फॉलिंग ऑब्जेक्ट, राइट, ये हो सकता है। इससे भी आप सावधानी बरतें। नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा। एनी टाइम ए लिमिट इज एक्सीडेड, मैंने क्या बोला था? नो मैटर व्हाट द रीजन, all personnel shall immediately exit the space and no other shall enter until atmospheric conditions are returned to safe level। देखिए क्या कह रहा है? एनी टाइम ए लिमिट इज एक्सीडेड, अंदर जो लिमिट है कुछ भी कभी भी बढ़ सकता है। नो मैटर व्हाट द रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, बढ़ जाएगा, कोई भी कारण हो सकता है। ऑल पर्सनल, कोई भी व्यक्ति अंदर है, उसको इमीडिएट बाहर आना होगा। एंड नो अदर शैल इंटर अंटिल, और कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि अंदर का परिस्थिति, अंदर का कंडीशन सामान्य नहीं हो जाए, अंदर की परिस्थिति नॉर्मल नहीं हो जाए, राइट। इसमें कोई भी समझौता नहीं होगी। कहता है नीचे देयर आर नो एक्सेप्शंस टू दिस, कोई भी बहाना ये नहीं ऐसा है वैसा है, थोड़ा 5 मिनट का नहीं, कुछ नहीं बोला मतलब बाहर आइए। क्योंकि आप देखिए वो ऑक्सीजन परसेंटेज मान लीजिए बहुत ज्यादा गिर गया तो क्या होगा? इमीडिएट आप बेहोश हो जाओगे, और बेहोश हो जाओगे निकल नहीं पाओगे, और 2 4 5 10 मिनट रह गए, जान भी चला जा सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अंदर है। जैसे होता क्या है, अंदर आप कन्फाइंड स्पेस में कार्य कर रहे हैं, अक्सर होता है कि यदि
कोई व्यक्ति अंदर में वेल्डिंग का कार्य कर रहा है, तो वैसे केस में हॉट वर्क होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, राइट, टेम्परेचर बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप हमेशा चौकन्ना रहेंगे, अंदर रहेंगे तो, और जैसे ही आपको लगेगा कि स्थिति एबनॉर्मल है, इमीडिएट आप बाहर आ जाएंगे और तब तक अंदर प्रवेश नहीं करेंगे जब तक की स्थिति सुरक्षित नहीं हो जाए। इसके लिए कोई भी बहाना नहीं बनाना है, ये आपका सीधे जान से जुड़ा हुआ मामला है। अब देखिए, एटमॉस्फेयर टेस्टिंग शैल बी परफॉर्म। टेस्टिंग कब करना चाहिए, यहां एक सवाल है। कहता है prior to entry prior to every entry when the space is vacant। जैसे मान लीजिए, समझिएगा बात, आप जो है कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं और 11 बजा आप बोले चाय पीने बाहर आते हैं, सभी लोग बाहर आ गए चाय पीने। अब 15 मिनट बाद चाय पी के फिर वापस एंट्री करना है, तो फिर चेक होगा, फिर से चेक करना पड़ेगा। कहता है पीरियड टू एवरी एंट्री, जब भी आप प्रवेश करने जाएंगे दिन भर में 4 बार निकलेंगे, 4 बार टेस्ट होगा। क्योंकि मान लीजिए 15 मिनट उस कन्फाइंड स्पेस में कोई नहीं था या आधा घंटा कोई नहीं था, उस आधे घंटे में क्या परिस्थितियां बदली है अंदर, ये तो बताना मुश्किल है ना। तो इसके लिए जब भी आप अंदर प्रवेश करेंगे तब चेक होगा। ये नहीं कि सुबह चेक किया था, अभी बार बार क्या चेक करना है, बार बार नहीं, 20 बार चेक करना है। जब भी व्यक्ति प्रवेश करेगा चेक करना है। आफ्टर 10 मिनट वेंटिलेशन पीरियड, जैसे मान लीजिए आपने बाहर से हवा दिया, तो हवा देते ही चेक नहीं करना है, 10 मिनट रुकिए, हवा जाने दीजिए, पता होने दीजिए, 10 मिनट बाद क्या परिस्थिति बनती है ये चेक करना है। और कितना देर में चेक करना है, एटलीस्ट आवरली, मतलब एटलीस्ट 1-1 घंटा पे आप चेक करिए फॉर परमिट रिक्वायर्ड। लेकिन मोर फ्रीक्वेंटली इफ कंडीशन सस्पिशियस, यदि आपको लगता है कि अंदर की स्थिति उतनी ठीक नहीं है, तो 1 घंटा कौन बोले, 15-15 मिनट पे, आधे घंटे पे या 10-10 मिनट पे आपको चेक करने की आवश्यकता है, यदि आपको डाउटफुल कंडीशन है तो, राइट। क्योंकि डाउटफुल कंडीशन है, वैसे केस में आप चेक नहीं करेंगे, कंडीशन खराब रहेगा, लफड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको देखना है कि हमको कब चेक करना है। तो क्या है, एक बार रिपीट कर देते हैं, जब भी आपको अंदर प्रवेश करना है आपको चेक करने की आवश्यकता है। आफ्टर ए 10 मिनट्स वेंटिलेशन पीरियड, जब आप हवा बाहर से दे रहे हैं तो हर 10 मिनट बाद आप चेक करिए कि क्या परिस्थिति है। और बोलता है कि कन्फाइंड स्पेस चल रहा है तो एटलीस्ट एवरी आवर्स में 1-1 घंटा पे चेक कीजिए। और आपको लगता है कि अंदर जो है कुछ काम चल रहा है जो थोड़ा डेंजर है, रिस्की है, तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दीजिए और जल्दी जल्दी आप उसको चेक कीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पढ़ लेंगे। ऑल एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कन्फाइंड स्पेस और इनक्लोज्ड space shall be instructed as to the nature of the hazard involved, the necessary precautions to be taken, and in the use of protective and emergency equipment required. The employer shall comply with any specific regulations that apply to work in dangerous or potentially dangerous area। क्या कहता है, एक एक को समझने का प्रयास करें। All employee required to enter into confined space। चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए बात हम कर रहे हैं, लेकिन चाहे कंस्ट्रक्शन हो या प्रोसेस, यदि कोई व्यक्ति अंदर कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए जाएगा तो आपको क्या करना है? करना ये है कि जो प्रोसीजर्स है, जो भी प्रोसीजर्स है उसमें आपको फॉलो करना है। जो हैजार्ड है अंदर में कन्फाइंड स्पेस में, उस हैजार्ड को आपको क्या करना है? लोगों को बताना है कि यहाँ पे ये हैजार्ड है, इस टाइप का खतरा है, आपको ये सावधानी रखनी है। प्लस में जो अंदर लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था में काम करने का तरीका यहाँ पे क्या है, पीपीई को कैसे इस्तेमाल करना है, ये उनको पता होना चाहिए, राइट।
नारा मत बनाए खाना बड़ा। और उनको नहीं पता रहेगा तो हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, राइट। तो उन्हें बताना किसकी आजा जिम्मेदारी है, आजा चल जा तो खाली हो। और इसमें क्या क्या कह रहा है, किस टाइप का हैजार्ड है वहां, क्या खतरा है, कैसे वहां बचेंगे, यदि कुछ सुरक्षा को उपकरण है तो उसका उपयोग कैसे करना है, या और भी कोई नियम कानून है उससे उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सभी आपको करना है, राइट। ये सावधानी आपको रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से क्या होता है, जैसे बॉयलर, डिग्रेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। आपको ये नहीं सोचना है कि जो मैंने लिखा है इतना ही कन्फाइंड स्पेस होगा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, अरे नहीं हाँ सर कुछ भी हो सकता है। मत दिए आपको क्या देखना है मत नहीं के कन्फाइंड स्पेस में, आप सबसे पहले आजा देखिए भाई आने हटा जाने जल्दी का हटा रास्ता जैसे अनुकूल नहीं है क्या, आजा मत क्या करे। टॉक्सिक गैस की संभावनाएं हैं क्या, फ्लेमेबल गैस की संभावनाएं हैं क्या, ऑक्सीजन की कमी हो सकता है क्या, राइट। वो कंटिन्यूअस काम करने के लिए डिजाइन नहीं है क्या, कोई भी एक जवाब मिलता है हाँ तो उसको कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर कर लीजिए। अब हाउ टू आइडेंटिफाई कन्फाइंड स्पेस कैसे पहचानेंगे, ऑलरेडी हम लोग बात किए हैं कई बार। तो लिमिटेड ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट, आने जाने का लिमिटेड रास्ता होता है। उसके बाद से नेचुरल वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होती है अक्सर, मतलब हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, और लगातार काम करने के लिए डिजाइन नहीं होता है। यहाँ से हम लोग को पहचान हो जाती है क्यों कन्फाइंड स्पेस है कि नहीं, देखने से ही वो अलग लगेगा, राइट। उसकी पहचान हो जाती है। और भी कुछ परिभाषा है, ओपनिंग्स एज स्मॉल एज 18 इंच डायमीटर्स, 18 इंच का डायमीटर या उससे छोटा होगा, राइट। या अंदर काम करने के लिए हम आसानी से नहीं जा सकते, डिफिकल्ट टू इंटर विथ एससीबी और अदर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, मतलब बिना एससीबीए का अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते, और कोई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट चाहिए। डिफिकल्ट टू रिमूव, देखिए अंदर कोई व्यक्ति फंस गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, राइट। तो डाउनवर्ड कर इन फोल्डेड अप और बेंट ओवर पोजीशंस, उसको निकालने में सीधा करके, टेढ़ा करके, मुड़ा करके निकालना होगा, आसानी से नहीं निकलेगा। एग्जिट फ्रॉम लार्ज ओपनिंग में बी डिफिकल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेडर्स या होस्ट, हम लोग को जब भी निकालना होगा तो आसानी से निकलेगा नहीं, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो फेसल या इक्विपमेंट जो है काम करने के लिए बना ही नहीं है। इसलिए बना है प्रोसेस के लिए, मटेरियल के लिए, इक्विपमेंट बना है माल फंक्शनिंग के लिए, हमारे लिए नहीं बना है। तो ये प्रॉब्लम होता है। क्या क्या हमने सीखा यहाँ पे, बैक सबसे पहले आसानी से आना जाना नहीं होगा, अंदर वेंटिलेशन अच्छा नहीं रहता है, लगातार काम करने के लिए डिजाइन नहीं है, 18 इंच या उससे छोटा डाया होगा, बिना एससीबीए या लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के अंदर नहीं जा सकते हैं, अंदर कोई फंस गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, या ऐसे भी निकालना या प्रवेश करना मुश्किल है, टेढ़ा होके बैंड होके पोजीशन चेंज करके जाना पड़ेगा, या उसमें एग्जिट फ्रॉम लार्ज ओपनिंग में भी डिफिकल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेडर्स या होस्ट, ऐसा कुछ लगा है जिसके चलते हम आने जाने में कठिनाइयां होती है। तो ये पहचान है कन्फाइंड स्पेस का। व्यास हम लोग ब्रीथ में पढ़े हैं ना, व्यास को हिंदी में डायमीटर कहते हैं, तो अंग्रेजी में त्रिज्या का दुगना व्यास, राइट। गोला की पूरा एक छोर से दूसरा छोर को व्यास हो जाता है डाया। डी बोलते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो R इक्वल टू क्या D/2 बनाते हैं ना, त्रिज्या बटा 2। यस अब देखिए, और अब हम बात करेंगे अंदर जो है वातावरण क्यों खराब होता है। तो देखिए अंदर वातावरण क्यों खराब होता है, एक बहुत सामान्य से उदाहरण देते हैं। आपके गांव में जो नदी सॉरी तालाब वगैरह है उसका पानी गंदा हो जाता है ना, ब्लैक ऐसा, लेकिन नदी में, रिवर में उतना ज्यादा गंदगी फैलाने के बावजूद भी साफ क्यों रहता है, मोमेंट है, चलता रहता है। और गांव में जो नदी तालाब है वो गांव में जो कनेक्टेड स्थित है। यस क्या कहता है, लेक ऑफ एयर मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द स्पेस
can create an atmosphere much different than the outside atmosphere. अंदर जो टैंक या वेसल या कोई भी बंद स्पेस है वहां पे हवा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो हवा का आदान प्रदान नहीं होता है तो बाहर से अंदर की परिस्थिति डिफरेंट होती है, डिफिकल्ट होती है, राइट, अलग होती है। इसके लिए अंदर जो है कंडीशन गड़बड़ हो जाता है। या गैस कुछ ऐसा रहेगा इनसाइड में, या कोई ऑर्गेनिक मटेरियल्स, या और भी कोई ऑक्सीजन की कमी कि वहां की अंदर की परिस्थिति को गड़बड़ कर देगा, राइट। जैसे कोई टॉक्सिक गैस अंदर है, कैसे, वो तो हवा का आदान प्रदान हो नहीं रहा है। आप जहां बैठे हो वहां यदि टॉक्सिक गैस छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यदि क्वांटिटी कम है तो, क्वांटिटी ज्यादा है तो दिक्कत है, लेकिन क्वांटिटी कम है तो दिक्कत नहीं है। कैसे? क्वांटिटी कम है तो हवा का मोमेंट है उसमें मिल जाएगा, राइट। लेकिन अंदर किसी बंद वेसल में रहेगा तो गैस वही रहेगा ना। यस, तो कहता है कि अंदर की